students, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain part 3 of chapter 4 Geography 10th standard CBSE. Name of the chapter is Agriculture. Students, in the last two videos we had started the chapter is how India is an agriculturally important country, then types of farming being practiced in India, that is primitive subsistence farming and intensive subsistence farming, and third one was commercial farming. Then we had done about the cropping patterns of India, Kharif crop, Rabi crops and Zaid crops. Then we had started with the major crops being grown in India, rice, then after wheat and millets, mota anaj and maize, and now I'm going to start with pulses. Before that, here is the map of important areas producing wheat. Here you can see the dark pink color that is showing the major producing areas of wheat, that is Punjab, Haryana, parts of UP and MP, and a few parts of Himachal Pradesh and Jammu Kashmir. In minor areas you can see a few parts of Bihar, a few parts of Rajasthan, Maharashtra and UP. Next, pulses, दालें. India is the largest producers as well as consumer of pulses in the world. भारत जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है और साथ साथ कंज्यूमर भी है. हम कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करते हैं दालों को पूरी दुनिया में. दीज आर मेजर सोर्स, क्योंकि दालें ही सबसे बड़ा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मानी जाती है वेजिटेरियन डाइट के लिए. भारत में जो मुख्य पल्सेस ग्रो की जाती हैं वो है तुअर दाल, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, चना और मटर. यू कैन डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेज आर ग्रोन. आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सी खरीफ की हैं और कौन सी रबी सीजन में ग्रो की जाती हैं. पल्सेज नीड लेस, इनको कम मॉइस्चर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और यहाँ तक कि ड्राई कंडीशंस में भी इनको अच्छी तरीके से ग्रो किया जाता है. बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस का होता है फलीदार जो पौधे होते हैं, फलियाँ जिसमें आती हैं. ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, इनमें से सभी जो दालें होती हैं सिर्फ अरहर को छोड़कर वो सभी हेल्प करती हैं हमारी मिट्टी को उसकी फर्टिलिटी रीगेन करने में. क्योंकि वो एयर से नाइट्रोजन को उसकी पौधे की जड़ों में और सॉइल में लेकर आती हैं. देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स. इसीलिए हमेशा एक फसल के बाद किसी भी तरीके की दाल को उगाया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करवाया जा सके. मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग एरियाज आर MP है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, UP और कर्नाटका. फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा जो भी फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है शुगर केन. ये ग्रेन नहीं है, अनाज नहीं है, लेकिन इसको खाने की तरीके से, खाने की दूसरी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप मानी जाती है. ये अच्छे तरीके से ग्रो करती है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में. गर्म भी होनी चाहिए क्लाइमेट और हवा में ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए. टेम्परेचर इसको चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस. Here right above this paragraph you can write the question, describe about the climatic condition or geographical conditions to grow sugarcane. उसके बाद इसको रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक. इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन, जिन एरियाज़ में इतनी रेनफॉल नहीं होती है वहाँ पर इरीगेशन मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं. इट कैन बी ग्रोन इन ए वैरायटी, अलग अलग तरीके की मिट्टी में इसको ग्रो किया जा सकता है. नीड मैनुअल लेबर, और इस फसल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती है. बीज बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक सभी चीज़ों में सारे काम लगभग हाथों से ही किए जाते हैं. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. ब्राज़ील के बाद भारत का पूरी दुनिया में दूसरा स्थान माना जाता है शुगर केन को ग्रो करने के मामले में. ये एक बहुत ही मेन सोर्स है शुगर के लिए, जो हम रिफाइंड शुगर खाते हैं उसके लिए. गुड़, जैगरी, खांडसारी, मोलासिस भी एक गाढ़ा लिक्विड होता है डार्क ब्राउन कलर का, जिससे बाद में गुड़ बनाया जाता है. देन मेजर इसके शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं UP है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब एंड हरियाणा. नाउ ऑयल सीड्स.
ऑयल सीड मतलब जिन पौधों से हम तेल निकालते हैं, तेल का इस्तेमाल करने के लिए जिन पौधों को ग्रो किया जाता है। इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट भारत इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2015 में भारत का चाइना के बाद दूसरा स्थान माना जाता था ग्राउंडनट को प्रोड्यूस करने के मामले, मूंगफली को प्रोड्यूस करने के मामले में। इन रेपसीड, ये भी एक पौधा होता है जिससे तेल निकाला जाता है। एंड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड, भारत जो था रेपसीड के प्रोडक्शन के मामले में भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता था कनाडा और चाइना के बाद। डिफरेंट ऑयल सीड्स, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑयल सीड्स भी ग्रो किए जाते हैं, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप। जितने भी भारत में जितने परसेंट एरिया के ऊपर, टोटल एरिया के ऊपर क्रॉप उगाई जाती हैं, उसका 12% लगभग, उस 12% पर हम क्या ग्रो करते हैं? ऑयल सीड्स। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस, भारत में जो सबसे ज़्यादा मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, सेसमे, तिल, और सोयाबीन है, कैस्टर अरंडी का तेल है, सीड्स एंड कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। लिनसीड होता है अलसी, मस्टर्ड और कॉटन सीड आपको पता है, और सनफ्लावर भी आपको पता है, सूरजमुखी। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, इनमें से ज़्यादातर जो जिनके नाम अभी लिए गए हैं ये एडिबल हैं, खाने में के तेल के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग मीडियम में इस्तेमाल होता है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। और लेकिन इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ में, रॉ मटेरियल में यूज़ करने के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सोप का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक का, या फिर ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स का मतलब होता है मरहम या लेप बनाने वाली चीज़ें। देन ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप। इनमें से सबके बारे में तो नहीं पूछा जाता है क्योंकि, लेकिन ग्राउंडनट जो है वो सबसे मेन माना जाता है, सबसे बड़े एरिया पर इसको ग्रो किया जाता है, इसीलिए ये खरीफ क्रॉप है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। जितने भी ऑयल सीड्स हैं उसमें से लगभग आधा ग्राउंडनट ही ग्रो किया जाता है सबसे ज़्यादा। गुजरात जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, जिसके बाद बारी आती है राजस्थान की प्रोडक्शन के मामले में, तमिलनाडु, अकॉर्डिंग टू 2015 एंड 16 डाटा। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। इनमें से जो लिनसीड है और मस्टर्ड है ये खरीफ क्रॉप्स हैं, जो कि एंड इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ। नॉर्थ में ये खरीफ क्रॉप है और साउथ में इसको रबी क्रॉप के तौर पे उगाया जाता है। कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ। कैस्टर सीड जो है, अरंडी जो है, वो दोनों ही तरीके से रबी और खरीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। उसके बाद बारी आती है, यहाँ ऑयल सीड वाले पैराग्राफ के आप ऊपर लिख सकते हो, डिस्क्राइब अबाउट द ऑयल सीड बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देन टी, यहाँ पर आप लिख सकते हो इस पैराग्राफ के ऊपर, डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशन टू ग्रो टी, या फिर दूसरा तरीके से इसको पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब अबाउट द बेवरेज क्रॉप्स बीइंग ग्रोन इन इंडिया। और वो कौन सी हैं? दो मुख्य फसलें, टी एंड कॉफ़ी। तो टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन जो है वो एक बागान में उगाई जाती है, इसलिए इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेय, बेवरेज मतलब पेय, पीने वाले जो चीज़ें होती हैं उसको बेवरेज बोलते हैं, ऐसी क्रॉप है जिसको शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। आज जो ज़्यादातर टी प्लांटेशन हैं वो उसके मालिक भारतीय ही हैं। द टी प्लांट ग्रोज, अब इसके लिए कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए? ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करता है, जिसके लिए गहरी, फर्टाइल, वेल ड्रेन का मतलब होता है जिसमें से अच्छे तरीके से पानी गुजर जाता है, ऐसी मिट्टी इसको चाहिए जिसमें ह्यूमस की मात्रा और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर, चाय के पौधे की जो झाड़ियाँ होती हैं उसको वार्म, गर्म और मॉइस्ट, नमी वाला और फ्रॉस्ट फ्री और कोहरा रहित, जिसमें कोहरा ना हो, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। एंड टी बुश क्लाइमेट्स ऑल थ्रू द ईयर
फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली, ऐसी क्लाइमेट इसको चाहिए, मतलब पूरा साल वार्म होना चाहिए और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए, हवा के अंदर नमी होनी चाहिए हवा के अंदर, और कोहरा नहीं होना चाहिए, धुंध नहीं होनी चाहिए। Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। लगातार जो बार बार बारिशें होती हैं उसकी वजह से नई कोमल पत्तियां निकल के आती हैं, जिसकी जो चाय को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर सारा काम हाथों से ही होता है, इसलिए लेबर की मात्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाहिए होती है। इसके लिए अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में सस्ता और कुशल लेबर इनको चाहिए। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी जो है इसको प्रोसेस किया जाता है उसकी इंडस्ट्री में ताकि उसकी फ्रेशनेस बनी रहे। मेजर टी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टी फैक्ट्रीज़ होती हैं वो चाय के बागानों के बिल्कुल पास ही होती हैं, ताकि वहाँ तक प्रोसेस करने, जहाँ इन पत्तियों को प्रोसेस किया जाता है वहाँ तक ये ख़राब ना हो जाएं, तो जल्दी से इनका जो भी प्रोसेस होता है पत्तियों को तोड़कर वो प्रोसेस शुरू किया जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ आर, यहाँ पर आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, हर एक जो फसल दी गई है उसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ भी और उसके माइनर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ भी। तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में कौन से राज्य आएंगे? आसाम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा। दीज आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2015 के डाटा के मुताबिक भारत जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है, मतलब चाइना टी के प्रोडक्शन के मामले में। उसके बाद है सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इज़ कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत में जो कॉफ़ी ग्रो की जाती है वो उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अरेबिका वैरायटी जो है शुरुआत में इसको यमन से लेकर आया गया था, अब इसको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। Initially, its cultivation was introduced in Baba Badun Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. शुरुआत में इसकी जो ग्रो किया गया था वो बाबा बदून की पहाड़ियों में ग्रो किया गया था, लेकिन आज यहाँ इसकी जो कल्टीवेशन है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो ये दीज आर द मेजर एरियाज़ ऑफ द प्रोडक्शन फॉर कॉफ़ी। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब प्रोडक्शन ऑफ fruits and vegetables. India was the second largest producers of fruits and vegetables in the world after China. यहाँ पर भी भारत की दूसरा ही नंबर आता है चाइना के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने के मामले में भी। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल, भारत जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स को ग्रो करने में सबसे आगे माना जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र के आम हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, बनानाज ऑफ केरला, मिज़ोरम एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और लीची और गुआवा जो हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है यूपी, बिहार। पाइनएप्पल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेघालय। ग्रेप्स के लिए इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल और पेयर के लिए और एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सारी चीज़ें आती हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से, जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। फलों के साथ साथ इंडिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर माना जाता है कुछ सब्जियों के मामले में भी, जैसे कि मटर है, फूल गोभी है, ऑनियन, प्याज है, बंद गोभी है, टमाटर और बैंगन और पोटैटो। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स फॉर हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नॉन फूड क्रॉप्स।
नॉन फूड क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स भी आप इनको कह सकते हो। नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहला हम करेंगे रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ये एक भूमध्य रेखीय क्रॉप है, बट लेकिन अच्छी कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन के अंडर इसको ग्रो किया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी। इसको चाहिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको नमी वाली क्लाइमेट चाहिए, और जिसमें रेनफॉल इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा, और टेम्परेचर इसको चाहिए 25 डिग्री अबव सेल्सियस अबव। रबर जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, जिसको मेनली ग्रो किया जाता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। नेक्स्ट, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट। फाइबर क्रॉप्स में यहाँ पर भी आप ऊपर लिखेंगे डिस्क्राइब अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस टू ग्रो फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया, या फिर उनका नाम उसके साथ में दिया जाएगा। कॉटन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर जूट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। कॉटन, जूट, कॉटन का भी आपको पता है, जूट का भी आपको पता है। हेम्प, हेम्प जो होता है वो भांग का पौधा होता है, जिसका स्टेम जो है, उसके स्टेम को उतार के उसके रेशे के साथ रस्सियाँ बनाई जाती हैं, थैले भी बनाए जाते हैं, जिसका ज़्यादातर यूज़ इंडस्ट्रीज़ में होता है। उसके साथ साथ सिल्क, सिल्क का भी के बारे में भी आपको पता है कि एक छोटे कीड़े से इसको बनाया जाता है। नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ये 4 मुख्य फाइबर क्रॉप्स जो हैं भारत में उगाई जाती हैं। द फर्स्ट 3, पहली जो तीनें हैं, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, ये आर ड्राइव्ड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल। इन तीनों को तो हम मिट्टी में एक पौधे के रूप में उगाते हैं, बाद में उसका रेशा इस्तेमाल करते हैं। द लेटर, जो सबसे लास्ट वाली जो है सिल्क, उसको हम कुकून से, एक जो सिल्क वर्म जो होता है उसके कुकून से हम इसको निकालते हैं, जो कि मलबरी, जो कि शहतूत का पौधा होता है, उसकी ग्रीन लीव्स को खाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। इसको सिल्क के फाइबर को बनाने के लिए इसका जो प्रोडक्शन होता है, उसके लिए जो सिल्क वर्म होते हैं उनको पाला जाता है, रखा जाता है। ये सारे कल्चर को हम सेरीकल्चर कहते हैं। नाउ फर्स्ट मेजर फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया इज़ कॉटन। So you are going to write here the question, describe about the most important fiber crop of India and describe the special climatic conditions to grow cotton. इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भारत जो है वो यही वो ओरिजिनल जगह है जहाँ से कॉटन प्लांट को सबसे पहले इनिशियली ग्रो किया गया था। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन जो है वही रॉ मटेरियल सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। 2015 इंडिया जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता था, सेम आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक। कहाँ क्या स्पेशल कंडीशन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए? ऐसे सूखे इलाके जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, स्पेशली ऑफ डेक्कन प्लेटू, वहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, या फिर इरिगेशन भी कम चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। 210 दिन चाहिए फ्रॉस्ट फ्री, कोहरा रहित इसको दिन चाहिए जिनमें धुंध ना पड़ती हो, ऐसे दिन चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। और ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब with the onset of monsoon these are grown, and with the onset of winter season these are harvested. This is a खरीफ क्रॉप requires 6 to इसको 6 से 8 महीने चाहिए पकने के लिए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। आपको जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर समझाई जा रही हैं, आपको उन सबके मैप भी साथ के साथ करने हैं। नेक्स्ट, जूट। इट इज़ नॉन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, स्वर्णिम रेशा भी कहा जाता है इसको। जूट जो है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल का मतलब है ऐसी मिट्टी जहाँ पर अच्छे तरीके से पानी की सुविधाएं होती हैं।
ऐसी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है जहाँ पर फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर नदियों का पानी बहुत अच्छे तरीके से आता है और जहाँ पर हर साल नदियाँ उस जगह की मिट्टी को रिन्यू कर देती हैं। तो वो कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा तो हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे फ्लड प्लेन्स में जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी मीन्स जो एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल भी या वेल ड्रेन्ड सॉइल भी इसको हम कहते हैं। वेस्ट बंगाल सबसे मेजर जो इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। दीज आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इट इज़ यूज्ड, जूट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? गनी बैग्स, बोरी बनाने में, मैट बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, धागा बनाने में, कारपेट बनाने में, या फिर दूसरे हमारे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो बनाने में। क्योंकि इसको बनाने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए आज जो है इसका मार्केट जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। किसकी वजह से? ड्यू टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन। क्योंकि बहुत सारे आर्टिफिशियल जो फाइबर आ गए हैं जैसे कि नायलॉन है, इसकी वजह से इस जो जूट है उसकी मार्केट लगातार ख़त्म होती चली जा रही है। सो स्टूडेंट, दैट्स इट इन दिस वीडियो. In the next video I am going to explain the technological institutional reforms by the government for agriculture. Okay.